खेती से पहले इंसान अपनी जिंदगी खुले आसमान के नीचे बिताता था और वो आजाद पंछी की तरह घूमता था। वो छोटे छोटे झुंडों में रहता, कभी 20 कभी 30 लोगों का ग्रुप, जिन्हें हम शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर कहते हैं। ये लोग किसी एक जगह नहीं बसते थे, बल्कि मौसम और भोजन के साथ चलते रहते थे। जब कहीं फल, मछली या जानवर मिलते वहीं ठहर जाते, और जब वहां रिसोर्सेज खत्म होते तो आगे बढ़ जाते। तब ना कोई पर्सनल जमीन थी, ना ही प्रॉपर्टी, और ना ही कोई गांव और शहर। कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई मालिक नहीं था। सब मिलकर शिकार करते, फल जुटाते और सबके साथ बांटते। महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई ऊंच नीच नहीं थी, क्योंकि दोनों ही लाइफ के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट थे। द डॉन ऑफ एवरीथिंग के राइटर ग्रेबर और वेंगरो बताते हैं, ये समाज आश्चर्यजनक रूप से लोकतांत्रिक था। सब मिलकर फैसला लेते, कोई स्थायी लीडर नहीं होता था। अर्ली इंडियंस में टोनी जोसेफ बताते हैं कि भारत में भी इस दौर के लोग जैसे भीमबेटका या नर्मदा घाटी के शिकारी नदी, जंगल और जानवरों के साथ एक बैलेंस में रहते थे। उनके पास ना कोई लिखी हुई भाषा थी, ना कोई टैक्स सिस्टम और ना कोई कानून, पर उनके पास एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे नेचर के साथ बैलेंस बना के रहा जा सकता है। वो दिन की शुरुआत सूरज की रोशनी में करते थे और उनकी रात आग के उजालों के चारों तरफ खत्म होती। तब आसमान ही उनकी छत था। खेती से पहले इंसान स्वतंत्र था, पर अनसेफ। उसे हर दिन नई जगह ढूंढनी पड़ती थी, पर उसके पास एक खास चीज थी जो खेती के बाद कभी वापस नहीं आई। वो था अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल। करीब 12,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हुआ, धरती ने पहली बार फिर से सांस ली। बर्फ पिघली, नदियां बहने लगी और हर तरफ हरियाली फिर से लौट आई। इंसान तब भी हंटर गैदरर था। छोटे छोटे समूहों में घूमता, फल तोड़ता, मछलियां पकड़ता और शिकार के पीछे जंगलों में निकल जाता। जितने भी पौधे हैं, जैसे गेहूं, जौ, मक्का, ये सब उस समय भी उग रहे थे, पर जंगली घास की तरह। उन्हें आदमी ने अभी तक कभी खुद से नहीं उगाया था। धीरे धीरे आदमी ने एक अजीब बात नोटिस की। जब कोई झुंड किसी जगह बार बार लौटता तो वहां कुछ पौधे फिर से उगाते थे। साथ ही उसने नोटिस किया, जो बीज किसी ने खाते वक्त गिरा दिए या वो जो हवा और पानी में बहकर आए थे, उन पर जब बारिश की बूंदें गिरी तो वहां फिर से नई हरी कोंपलें फूट पड़ी। पहले तो उसे एक महज संयोग लगा। उसने समझा धरती में शायद कोई जादू है जो बीजों को पौधों में तब्दील कर देती है। शायद उसने घास के बीच झुककर मिट्टी में हाथ डाला होगा, भीगे बीजों को देखा होगा और उसके मन में एक विचार आया होगा, अगर मैं इन बीजों को खुद मिट्टी में डाल दूं और इन्हें पानी दूं तो क्या ये और ज्यादा उगेंगे? वो एक छोटा सा सवाल था, पर उसी में छिपी थी इंसान की सबसे बड़ी क्रांति। शायद यही पल था जब इंसान ने पहली बार महसूस किया वो सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका निर्माता भी हो सकता है। यहीं से खेती के विचार का जन्म होता है। सबसे पहले खेती की शुरुआत फर्टाइल सरसन नाम की जगह, जो आज का इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान का इलाका है, वहीं हुई। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। यहाँ की 2 रिवर्स, टाइग्रेस और यूफ्रेटिस, हर साल बाढ़ के बाद नई मिट्टी छोड़ जाती थी, जो बहुत उपजाऊ होती थी। वहां के लोगों ने देखा जंगली गेहूं और जौ हर साल अपने आप उग जाते हैं। उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया कि कैसे इन बीजों को इकट्ठा करें, कब बोए, कब काटे और कैसे सुखाएं। हरारी अपनी किताब सेपियंस में लिखते हैं, कृषि कोई खोज नहीं थी, बल्कि एक समझ थी जो धीरे धीरे बढ़ी। किसी ने एक दिन तय नहीं किया कि आज से खेती करेंगे। खेती एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया के कई कोनों में लगभग एक ही समय पर शुरू हुई। हर जगह इंसान ने अपने आसपास के पौधों और जानवरों को समझा और उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। ये कोई वैश्विक आदेश नहीं था, बल्कि स्थानीय समझ का नतीजा था।
टोनी जोसेफ अपनी किताब अर्ली इंडियंस में बताते हैं, भारत में सबसे पुरानी खेती का सबूत मेहरगढ़, जो आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहां से मिलता है। यहाँ के लोग गेहूं और जौ उगाते थे, बकरियां, गायें और भेड़ें पालते थे। उनके घर मिट्टी के बने थे। मेहरगढ़ की खुदाई में उन्हें अनाज रखने के लिए भंडार घर और मिट्टी के बर्तन भी मिले। इसका मतलब ये था, अब इंसान ने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो कल के लिए अनाज बचाने लगा और यहीं से फ्यूचर प्लानिंग की सोच का जन्म हुआ। उधर चीन में यांगटेज रिवर और येलो रिवर के किनारे रहने वाले लोगों ने जंगली चावल के पौधे देखे, जो हर बरसात के बाद फिर से उगाते थे। उन्होंने नोटिस किया कि अगर पानी का बहाव रोक दिया जाए तो चावल की जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी, और यहीं से शुरुआत हुई राइस कल्टीवेशन की, जो आगे चलकर पहले एशिया और फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। दूसरी तरफ मैक्सिको में लोगों ने एक जंगली घास टियासिंटो को देखा, जिसके दाने बहुत छोटे थे लेकिन खाने योग्य। उन्होंने कई जनरेशन तक इस जंगली पौधे को उगाया, उसमें से अच्छे दानों को बीज के लिए रखा, और हजारों साल बाद इसी जंगली घास से मक्का पैदा हुआ। अगर कोई पूछे कि पहली बार खेती का विचार किसके दिमाग में आया होगा, तो जवाब होगा, ये किसी एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने इस विचार को सोचा और फिर उसे अपनाया। ये विचार हजारों आंखों ने देखा, सैकड़ों दिमागों में पका और पीढ़ियों के अनुभव से जन्मा। जैसा कि हरारी कहते हैं, इट वॉज नॉट ह्यूमंस who domesticated plants, it was plants who domesticated humans। जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसने सिर्फ अनाज नहीं उगाया, उसने अपने समाज को भी बदल दिया। पहले जो छोटे छोटे शिकारी समूह जंगलों में रहते थे, अब वो स्थायी बस्तियों में बस गए, और यहीं से शुरू हुआ समाज का नया रूप। इस खेती की वजह से ह्यूमन के सोशल स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आया, और उनमें से सबसे पहले था प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप। शिकारी जीवन में जमीन या संसाधन किसी के निजी नहीं थे, हर कोई जो पाता वो आपस में बांट लेता था। लेकिन जब इंसान ने जमीन जोती तो पहली बार उसने कहा, ये खेत मेरा है। पहले जो चीजें सबकी थी अब किसी एक की हो गई। अब जमीन, मवेशी और अनाज पर ओनरशिप आ गया। जिसके पास ज्यादा था उसका समाज में दर्जा भी ऊंचा हो गया। खेती के साथ ही अमीर और गरीब, ऊंच और नीच का अंतर पैदा हुआ। जो दूसरा बड़ा बदलाव था वो था परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत। पहले इंसान घूमता था, लेकिन खेती ने उसे एक जगह बांध दिया। अब वो मिट्टी के घर बनाने लगा और उसके चारों ओर खेत और पशु की बाड़ बनने लगी। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव में बदली और गांव से फिर नगर बने। खेती ने इंसान को जमीन से ही नहीं, एक दूसरे से भी बांध दिया। अब हर कोई किसी न किसी भूमिका में था। किसान, बुनकर, मिस्त्री, कुम्हार। यहाँ से एक नया सोशल स्ट्रक्चर बनने लगा। फार्मिंग से एक और बड़ा बदलाव आया, वो था वर्ग व्यवस्था की शुरुआत। जब अनाज ज्यादा उगने लगा तो कोई उसे इकट्ठा करने वाला बना, कोई उसकी रक्षा करने वाला। धीरे धीरे लोगों में दर्जा तय होने लगा, किसके पास ज्यादा खेत, किसके पास कम। अब कोई ऊंचा था, कोई नीचा। पहले जो सब बराबर थे, अब समाज वर्गों में बट गया। अर्ली इंडियंस में टोनी जोसेफ बताते हैं कि भारत में भी यह प्रक्रिया आगे चलकर जाति और कर्म आधारित सामाजिक भूमिका के रूप में डेवलप हुई। अगला बड़ा बदलाव था महिलाओं की स्थिति में गिरावट। खेती से पहले महिलाएं और पुरुष बराबर थे, दोनों मिलकर भोजन जुटाते और डिसीजन लेते। लेकिन खेती के बाद पुरुष खेतों और पशुओं पर हावी हुए, क्योंकि वही अब प्रॉपर्टी के रूप में देखे जाने लगे। महिलाएं घर, बच्चों और अनाज भंडारण तक सीमित रह गई। अब वंश पिता के नाम से चलने लगा और सोसाइटी पैट्रियार्कल बन गई। फार्मिंग ने ही परिवार और वंश को जन्म दिया। शिकारी युग में रिश्ते अस्थायी थे, लोग समूह बदलते रहते, लेकिन खेती के साथ
स्टेबिलिटी आई। अब इंसान को अपना घर और खून का रिश्ता बचाना था, और यहीं से शुरू हुआ परिवार, पत्नी, पति, बच्चे और वंश की सोच। खेती के समय से ही इनहेरिटेंस का विचार आया। अब पिता अपनी जमीन, अनाज और मवेशी अपने बेटे को सौंपने लगा। पहली बार मेरा खून मेरी जमीन की सोच पैदा हुई। खेती से इंसान प्रकृति पर निर्भर हो गया। अब फसल का भविष्य बारिश, सूरज और धरती पर टिका था। लोग डरने लगे, कहीं बारिश फसल को बर्बाद न कर दे तो भूख से मर जाएंगे। इस डर से जन्म हुआ धर्म का। अब लोग पूजा करने लगे, धरती माँ की, इंद्रदेव की, सूर्य देव की। धर्म समाज को जोड़े रखने का तरीका बन गया, लेकिन साथ ही इसी ने एक नया वर्ग पैदा किया, पुरोहित वर्ग, जो कहता था देवता हमसे बात करते हैं। धीरे धीरे धर्म ने समाज के नियम तय करने शुरू कर दिए। कौन पवित्र है, कौन नहीं, कौन काम करेगा, कौन नहीं। समाज अब धर्म आधारित अनुशासन में बदल गया। जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसने पहली बार अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन किया, और यही वो पल था जब इकोनॉमी का जन्म हुआ। अब इंसान सिर्फ जीने के लिए काम नहीं करता था, वो कमाने, जमा करने और बांटने के बारे में सोचने लगा। फार्मिंग की वजह से सोसाइटी की इकोनॉमिक्स ही बदल गई, और उस बदलाव में सबसे बड़ा था सरप्लस। शिकारी इंसान हर दिन उतना ही जुटाता जितना खा सके, पर खेती ने पहली बार इंसान को सरप्लस दिया, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज। अब इंसान ने सोचना शुरू किया, आज मेहनत करो, कल के लिए बचाओ। उसने भंडार घर बनाए और फसल को सुरक्षित रखना सीखा। मेहरगढ़ और हड़प्पा में मिले बड़े अनाज भंडार दिखाते हैं कि अब लोग भविष्य की सोचने लगे थे, यानी इकोनॉमी का बीज बोया जा चुका था। फार्मिंग के बाद ही बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। किसी के पास अनाज ज्यादा था, किसी के पास मवेशी, किसी के पास मिट्टी के बर्तन या औजार। अब उन्होंने चीजें बदलना शुरू किया। तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुझे कपड़ा दूंगा, और इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला गया। इस सरप्लस ने व्यापारी वर्ग को भी जन्म दिया। सिंधु घाटी के शहर लोथल और मोहनजोदड़ो में सीप, मोती, धातु और पत्थर की वस्तुएं मिली, जो दूर दराज के इलाकों से लाई गई थी, यानी व्यापार शुरू हो चुका था। इकोनॉमी की वजह से ही पहली बार मनी का इनोवेशन हुआ। समय के साथ लोगों को समझ आया, हर किसी को हर चीज की जरूरत नहीं होती। अब चीज के बदले चीज का तरीका मुश्किल होने लगा। इसीलिए लोगों ने किसी एक वस्तु को वैल्यू सिंबल बनाया, जिस पर सब भरोसा करे। शुरुआत में ये चीजें थी सीप, नमक, अनाज या धातु। यही आगे चलकर पैसे का रूप बनी। पैसा इंसान के भरोसे का प्रतीक बन गया। अब खरीद फिरोख्त आसान हुई, और इसी ने जन्म दिया कॉमर्शियल सोसाइटी को। खेती से ही शुरुआत होती है डिवीजन ऑफ लेबर की। खेती ने इंसान को इतना अनाज दिया कि अब सबको किसान बनने की जरूरत नहीं रही। कुछ लोग खेती करते तो कुछ लोग मिट्टी के बर्तन, औजार, कपड़े, गहने या घर बनाने लगे, और यहीं से आया काम में बंटवारा और स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब हर व्यक्ति की अपनी आर्थिक पहचान थी, किसान, कुम्हार, बढ़ई, व्यापारी या कलाकार। समाज में पहली बार प्रोफेशनल इकोनॉमी का जन्म हुआ। फार्मिंग के प्रोसेस ने जन्म दिया टैक्स सिस्टम को। खेती के बाद समाज बड़ा हुआ। अब सिंचाई, सुरक्षा और सड़कों जैसी चीजें संभालनी थी। अब किसी को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी, और उसके बदले लोगों से हिस्सा लिया जाने लगा, जो आगे चलकर टैक्स के रूप में डेवलप हुआ। मेसोपोटामिया में किसान को अपनी फसल का हिस्सा मंदिरों और राजकोष में देना पड़ता। भारत में भी किसान इस टैक्स में अपने मवेशियों की बलि देते, कुछ अपनी प्रोडक्शन का हिस्सा भी देते। खेती ने इसी तरह राज्य की आर्थिक नींव रखी। फार्मिंग से ही शुरुआत हुई इंटरकॉन्टिनेंटल व्यापार की। अब अनाज और वस्तुएं बढ़ी तो उनका आदान प्रदान दूर तक फैल गया। अब सिर्फ गांव नहीं बल्कि शहर भी ट्रेड हब्स बन गए। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक नेटवर्क
मेसोपोटामिया जो आज का इराक है वहां तक फैला हुआ था। अनाज, धातु और मोतियों का आदान प्रदान समुद्र के रास्तों से होता था। खेती ने इसलिए सिर्फ पेट नहीं भरा, उसने वैश्विक व्यापार की भी नींव रखी। अब हम आगे बात करते हैं खेती की वजह से आने वाले पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में। पर मैं यहाँ रुककर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। खेती से पहले इंसान छोटे झुंडों में रहता था। कोई नेता नहीं था, कोई शासन नहीं, सब मिलकर फैसले करते थे। जब गांव, खेत और स्थायी बस्तियां बनी तो उसे जरूरत पड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। यहीं से जन्म हुआ राजनीति का, यानी पॉलिटिक्स का। परमानेंट सेटलमेंट से जरूरत पैदा हुई शासन और शासक की। खेती ने इंसान को एक जगह रोक दिया। अब सैकड़ों लोग एक साथ रहने लगे। खेत, कुएं, रास्ते, जानवर और पानी साझा करने लगे। अब जरूरत थी किसी ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की जो इन सबको ऑर्गेनाइज्ड रख सके। शुरुआत में ये शासन नहीं था, बस एक व्यवस्था थी जो लोगों के काम और झगड़ों को संभालती थी। लेकिन धीरे धीरे यही ऑर्गेनाइजेशन सत्ता में बदल गया और यहीं से जन्म हुआ लॉ का, यानी कानून। जब लोग एक साथ रहने लगे तो झगड़े बढ़े। कौन सी जमीन किसकी है, कौन सी नहर से कौन कितना पानी लेगा, कौन सा पशु किसका है। अब ये तय करने के लिए लॉ यानी नियम चाहिए थे। मेसोपोटामिया में हम्मुराबी कोड नाम का पहला लिखित कानून बना। इसमें फसल, मजदूरी, जमीन और चोरी से जुड़े नियम थे। भारत में आगे चलकर धर्मशास्त्र और राजधर्म समाज के नियम तय करने लगा, यानी पहली बार शासन कानूनों से चलने लगा, किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं। खेती ने एक और बड़ा बदलाव किया, वो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब गांव और बस्तियां बड़ी हुई तो किसी को पानी, सुरक्षा और अनाज का नियंत्रण संभालना पड़ा। शुरू में सब मुखिया कर रहे थे, जो सबके बीच फैसले करवाते। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, ये पद स्थायी हो गए। अब मुखिया शासक यानी राजा कहलाने लगा और सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। इजिप्ट में फराओ सिर्फ नेता नहीं बल्कि ईश्वर के पुत्र माने जाते थे। मेसोपोटामिया में राजमहल और मंदिर साथ साथ बने। ये सत्ता और धार्मिक अधिकार का मिश्रण था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में राजा के सीधे प्रमाण नहीं मिलते, पर शहरों की यूनिफॉर्म प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम बताता है कि वहां भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम रहा होगा। अब इस बड़े समाज को चलाने के लिए राजा को जरूरत पड़ी लोगों की, जैसे लेखक, सिपाही, संदेशवाहक, निरीक्षक। और यहीं से शुरुआत हुई प्रशासन की। खेती से आने वाले टैक्स से अब राजा सेना और अधिकारियों को सैलरी दे सकता था, यानी अब शासक का नियंत्रण सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों पर भी था। फार्मिंग ने एक और बड़ा बदलाव किया, वो था आर्मी की जरूरत। खेती ने इंसान को बसाया, पर उसे नया डर भी दिया। दूसरे गांव या जनजाति उसके खेत, अनाज या पशु लूट सकते थे। इसीलिए अब हर बस्ती को एक रक्षा दल यानी आर्मी की जरूरत हुई। सत्ता ने लोगों से कहा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बस हमारे आदेश मानो। इस तरह सत्ता ने बल और सुरक्षा को अपना हथियार बना लिया। खेती से ही जन्म हुआ धर्म और सत्ता के गठजोड़ का। खेती के बाद इंसान का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। बारिश, धूप, बाढ़ और फसल। लोग डरने लगे, देवता मानने लगे। राजाओं ने इसी भावना को अपने पक्ष में किया। उन्होंने कहा, मैं देवता का प्रतिनिधि हूं। जैसे जो इजिप्ट के फेराउस थे, वो अपने आप को ईश्वर का अवतार बोलते थे। मेसोपोटामिया में राजा मंदिर से शासन करता था। भारत में राजधर्म का रक्षक कहलाया, यानी धार्मिक नियमों की रक्षा करना राजा की जिम्मेदारी थी। इस तरह राजनीति और धर्म एक दूसरे के सहारे चलने लगे।
शासन चलाने के लिए अब अनाज, कर और आदेशों का रिकॉर्ड रखना जरूरी था और यहीं से शुरुआत हुई लेखन यानी राइटिंग की। राइटिंग की शुरुआत साहित्य के लिए नहीं बल्कि शासन के हिसाब किताब के लिए की गई। मेसोपोटामिया की यूनिफॉर्म लिपि अनाज और कर का रिकॉर्ड रखने के लिए बनी। इजिप्ट में हायरोग्लिफ्स का प्रयोग शाही आदेशों के लिए होता था। लेखन ने सत्ता को और मजबूत किया। अब आदेश स्थायी थे और इतिहास भी लिखा जा सकता था। इस तरह से खेती ने आदमी का पूरा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जीवन ही बदल दिया। कुछ बदलाव पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अकॉर्डिंग खेती का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट क्या रहा ह्यूमन लाइफ पर? वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।